Hello students, class 8. Once again I am here. Today I am telling you the question and answers of second chapter in geography. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources के question answers करेंगे. तो let us start. Chapter 2 Geography. Which are the two main climatic factors responsible for soil formation? जो हम सॉइल फॉर्मेशन होती है किसी जगह पर, उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? Which are the two main climatic factors? कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, मिट्टी की बनावट के लिए? दैट वन इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल. पहला है टेम्परेचर, किसी जगह का टेम्परेचर, और बारिश. ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो किसी जगह की मिट्टी को के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हैं. किसी जगह की क्लाइमेट अलग है, गर्म है, ठंडी है या मॉडरेट है, उससे और बारिश से मिट्टी का टेक्सचर बदलता है. तो ये दो फैक्टर्स से सॉइल फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे. अब आज की डेट में दो ऐसे कौन से रीजन है जिससे हम ये देख सकते हैं कि किसी जगह पर भूमि का अपरदन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. तो हर जगह पर हम लैंड स्लाइडिंग देखते रहते हैं, आज की डेट में लैंड स्लाइडिंग होती रहती है. तो आखिर कौन से वो दो कारण है जिससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है? द रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन. वैसे हमने दो कारण लिखने हैं इसके लिए, टू रीजन्स मैंने दो चार बता दिए आपके नॉलेज के लिए. रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें, जो भूमि अपरदन होता है उसका कारण जो है, क्यों हो रहा है इतना भूमि अपरदन, तो रीजन्स जो है सॉइल डिग्रेडेशन के लिए वो है, पहला कारण सॉइल इरोजन. जो भूमि का अपरदन है सॉइल इरोजन से, जैसे मिट्टी का कटाव जो ज़्यादा हो रहा है उस कारण से. ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, हम ज़मीन पर क्रॉप्स की प्रोडक्शंस के लिए ज़्यादा ओवर यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा डालते हैं खेत में, इस वजह से भी होता है. नंबर 3, रेन वॉश के कारण, बारिश के ज़्यादा पानी, बारिश का पानी बरसता है तो उससे ऊपर की जो मिट्टी होती है, टॉप लेयर, वो बह जाती है. ओवर ग्रेजिंग, हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी जगह पर जानवरों को घास चराने के लिए भेजते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जानवर उस जगह की घास पूरी खा जाता है. उस वजह से, क्योंकि जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी को पकड़े रहती हैं. अब जब जड़ सही थी, घास उखाड़ देंगे तो उस वजह से भी सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन होगा. अगला कारण है फ्लड. बहुत जगहों पर फ्लड, बाढ़ बहुत आती है, उस कारण से भी होता है. और नेक्स्ट कारण जो है डिफॉरेस्टेशन. तो हमें लैंड डिग्रेडेशन रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए ओवर ग्रेजिंग को, और डिफॉरेस्टेशन की जगह क्या करना चाहिए बेटा, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए. वाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. हम लैंड को इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों मानते हैं? तो कैसा क्वेश्चन था, लैंड को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों माना जाता है? लैंड इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. लैंड को इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कैरिड आउट ऑन लैंड. मानव के सभी क्रियाकलाप, मानव से घर बनाने से लेकर जो भी ट्रैवलिंग करता है, सारी एक्टिविटी आदमी इसी अर्थ के अंदर करता है या नहीं करता है. ऑफिस बनते हैं, इंडस्ट्रियाँ सेटअप होती है, रोड्स बनते हैं, रेलवेज बनते हैं, या ह्यूमन जारी जो एक्टिविटी कर रहा है यहीं इसी अर्थ के अंदर तो रहता है. वो अर्थ के अंदर वाटर अवेलेबल है, एयर अवेलेबल है. तो all those activity, land is considered important resource because all the activities of human being are carried out on land. इसीलिए उसको important resource बोलते हैं. Next question, name any two steps that government has taken to conserve plant and animal. दो ऐसे स्टेप बताने जिससे गवर्नमेंट
प्लांट और एनिमल को कंजर्व कर सके। कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है भाई, तेज़ी से प्लांट जो फ्लोरा एंड फौना है उसकी जो संख्या है उसको बढ़ाना है, वो घटती भी जा रही है। जो पॉपुलेशन है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होने से उनकी संख्या तेज़ी से कम हो रही है। तो हम क्या ऐसा कदम उठाए जिससे कि हम प्लांट एंड एनिमल को क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सेटिंग अप नेशनल पार्क। गवर्नमेंट को नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर, तीन होते हैं ना बेटा, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर जो होते हैं, 18 बायोस्फीयर हैं, 18 बायोस्फीयर है हमारे पास, उनको सेटअप किया जाए। उनमें जानवरों को रखने के लिए उनको बेटर वो वाला इन्वायरमेंट सेटअप किया जाए जो उनके लिए ज़रूरी है। और दूसरा रीजन, कंजर्वेशन ऑफ क्रिक्स, लेक्स एंड वेटलैंड। जो लेक्स होती हैं जैसे मगरमच्छ के लिए या हाथी के लिए स्वैम्पी इलाका होता है, लेक्स डेवलप किए जाएँ, या बहुत सारे जो बतख होती है या अदर क्रेन्स होते हैं उनके लिए उस तरह का इन्वायरमेंट डेवलप किया जाए। और वेटलैंड होते हैं जो दलदली भाग, वेटलैंड्स, वो बनाए जाएं। गवर्नमेंट ये सब कर सकती है। इसके तहत हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर बनाए। और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड। अगला क्वेश्चन है, सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। ऐसे कौन से 3 तरीके हैं जिस कारण से हम वाटर को कंजर्वेशन कर सकते हैं, पानी को कैसे बचाया जा सकता है। पानी को बचाने के 3 कारण क्या है। पहला है फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन। फॉरेस्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, एफोरेस्टेशन करें, डिफॉरेस्टेशन कम करें। अगर हम एफोरेस्टेशन कर भी रहे हैं उसके बदले हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो एफोरेस्टेशन में हम ज़्यादा पेड़ों को लगाएं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर। वाटर हार्वेस्टिंग करें, पानी को बचाने के लिए मैनेजमेंट करें। और यूज ऑफ स्प्रिंकल इरीगेशन। स्प्रिंकल इरीगेशन से क्या होगा, पानी की बचत होगी। ओवर यूज ना करें, हम पानी का ओवर यूज ना करें और बल्कि पानी को फ्यूचर के लिए भी बचाएं। अक्सर मानता हूं कि पानी रिन्यूएबल है, लेकिन रिन्यूएबल होने के साथ साथ जो पीने के पानी अगर हम बचाएं ना तो बहुत जल्दी वो पॉल्यूट हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो पानी पर डिपेंडेंसी है उसकी, तो इस वजह से कहीं पानी के लिए क्राइसिस ना करना पड़े। साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि अगर 3rd वर्ल्ड वॉर होगा तो पानी के कारण ही होगा, क्योंकि तेज़ी से पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं और क्या कहते हैं जो सोर्सेस हैं पानी के लिए वो घटते जा रहे हैं। जो नेचुरल सोर्सेस हैं जैसे हम जैसे कई बार हम देखते थे जो धारे होते हैं या टैंक, कहीं पर नदी के स्रोत हैं या कहीं पर तालाब हैं, मनुष्य ने अपने इंटरफेरेंस से इनको पॉल्यूट कर दिया है। आज की डेट में अगर हम देखें तो जो मैन है उसको क्या करना है, इनको बचाना है, प्रिजर्व करना है, जिससे कि हमें पानी के लिए एक प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जो पोर्टेबल वाटर है, पीने का पानी है, वो हमें इजीली अवेलेबल होता रहे, क्योंकि वो तो नेचुरली है भाई। हम उसको ऐसे, ये तो नहीं कि हम ऐसा ना हो कि चलो रिच लोग तो उसको खरीद के भी खाएंगे, बाजार में पिएंगे, बाजार से जो अवेलेबल है, लेकिन व्हाट एवर द पुअर पीपल कैसे अफोर्ड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए अब बात करते हैं इसी चैप्टर के ट्रू एंड करेक्ट आंसर्स के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब ये भी मैंने क्वेश्चन लिखाया था कि आखिर कौन सा फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जो कहीं पर मिट्टी अगर बनती है उसके लिए टेम्परेचर ज़रूरी है, रेनफॉल ज़रूरी है, टाइम भी जरूरी है, टाइम लगता है। तो कौन सा जरूरी है, ऑर्गेनिक मैटर तो बहुत जरूरी है मिट्टी के लिए, हम जानते हैं, लेकिन सॉइल टेक्सचर में बनावट, वो सॉइल फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। मिट्टी की बनने की प्रक्रिया के लिए टेक्सचर जरूरी थोड़ी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन। कौन सा ऐसा इसमें मेथड है जो अप्रोप्रिएट, सही नहीं है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। स्टीप स्लोप्स में ढालदार भाग जो होते हैं, शेल्टर वेल्स किए जाते हैं, मल्चिंग की जाती है, टेरेस टेरेस कल्टीवेशन में हम सॉइल इरोजन को रोक नहीं सकते हैं। हमने कई सारी मेथड पढ़ी थी पीछे की, मल्चिंग हमने पढ़ा था, शेल्टर वेल्स हमने पढ़ा था, कंटूर हमने पढ़ा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
इसमें कौन सा 3 ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन है जो कहता है कि हम नेचर का कंजर्वेशन इससे नहीं कर सकते हैं? स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, बिल्कुल सही। जब हमारा कोई बल्ब किसी कमरे में यूज ही नहीं हो रहा है या पंखे यूज नहीं हो रहे तो हमें स्विच ऑफ करना चाहिए, नहीं करना? ये तो कंजर्वेशन ऑफ नेचर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, सही है ये। क्लोज द टैप इमिडिएटली आफ्टर यूजिंग, आपने नल इस्तेमाल किया और इमिडिएटली उसे बंद कर दिया, ये भी कंजर्वेशन हो सकता है, बेस्ट एग्जाम्पल है। डिपोज प्लेवैक्स आफ्टर शॉपिंग, पॉलीवैक्स, जो डिपोज कर रहे हैं पॉलीवैक्स को आफ्टर शॉपिंग करने के बाद उसको हम डिपोज जला रहे हैं या कुछ इस तरह कर रहे हैं, वो है नो, उससे कंजर्वेशन ऑफ नेचर नहीं होगा, उससे बाकी जो नेचर है वो पॉल्यूशन होगा। किसी भी चीज़ को अगर आप प्लास्टिक बोतल्स ला रहे हैं, उसको जला रहे हैं या कहीं फेंक दे रहे हैं, डिपोज कर दे रहे हैं उसको, तो आप समझ सकते हैं उससे तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। बाकी ऊपर के 2 एग्जाम्पल में आप नल का पानी यूज करके उसको बंद कर दे रहे हैं और कमरे में का बल्ब बंद कर दे रहे हैं, स्विच ऑफ कर दे रहे हैं जब वो यूज में नहीं है। तो इन दोनों कारणों से तो कंजर्वेशन नेचर का कर सकते हैं, लेकिन आजकल प्लास्टिक बैग्स हैं, थर्मोकॉल्स हैं, इन लोगों से मुझे नहीं लगता कि कंजर्वेशन होगा, बल्कि पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। ओके, कम टू द मैच द फॉलोइंग। लैंड यूज है, लैंड का यूज क्यों किया जाता है? यहाँ 4 ऑप्शंस हैं जो लैंड का यूज है। राइट आंसर, राइट इज प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। लैंड का यूज हम प्रोडक्टिव करने के लिए, यानी जमीन में उत्पादन करने के लिए करते हैं, चाहे हम इंडस्ट्री सेटअप करें या कुछ करें, तो लैंड का यूज अलग अलग पर्पज के लिए भी किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं लैंड का यूज प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड है। अब अगर हम ह्यूमस की बात करें, ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं डिपोजिटेड ऑन द टॉप सॉइल, जो मिट्टी के ऊपरी सतह पर ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोला जाता है। रॉक डैम्स जो होते हैं, रॉक डैम्स क्या करते हैं? प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। बायोस्फीयर क्या करते हैं? बायोस्फीयर नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। बायोस्फीयर हमने जैसे बताया था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर, इन तीनों का एक लिंक अप है, नैरो जोन बोलता है, बायोस्फीयर बोला जाता है। नेक्स्ट इज स्टेट विच द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स कहता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है इंडिया का, वो ओवरफ्लोटेड रीजन है या नहीं है? बिल्कुल, वो ओवरफ्लोटेड रीजन है गंगा और ब्रह्मपुत्रा का, जैसा हम जानते हैं। और अगर हम बात करें कि ये फ्लोटेड रीजन क्यों है, ओवर पॉपुलेटेड क्यों है? ड्यू टू फर्टिलिटी, फर्टाइल लैंड्स है यहाँ पर, इजीली अवेलेबल है इरिगेशन फैसिलिटी, तो इन कारण से ये क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्रा ओवर पॉपुलेटेड रीजन है, ट्रू। वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग, क्या जो वाटर अवेलेबिलिटी है पर पर्सन के हिसाब से वो तेजी से कम होती जा रही है? ट्रू है, नहीं है? बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है इसके पीछे? ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन द पीपल आर ओवर यूटिलाइजिंग, ओवर एक्सप्लोइटिंग द वाटर, दैट इज वाई द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। अब अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी डिक्रीज हो रहा है, इस कारण से पानी क्या है जो पर पर्सन उसकी जो कंज्यूम कर रहे हैं वो घटता जा रहा है। बिल्कुल सही, ट्रू। पीने का पानी तो बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं होता है, वही बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अगला क्वेश्चन है वे रो ऑफ ट्री प्लांटेड इन कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। जो रो ऑफ ट्री है, एक ही सीरीज से जो हम पेड़ों को लगाते हैं कोस्टल एरिया में, जो कि विंड मूवमेंट को हम कंट्रोल करें, क्या इसको इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं? फॉल्स, उसको हम इंटरक्रॉपिंग नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन इंटरफियरेंस, जो है आदमी का जो इंटरफियर है, चेंज क्लाइमेटिक एंड चेंज ऑफ क्लाइमेटिक एंड मेंटेन द इकोसिस्टम। अगर हम ह्यूमन इंटरफियर ज़्यादा कर रहे हैं इस नेचर पर, स्मोक ज़्यादा आ रहा है नेचर पर, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, तो क्या उससे इकोसिस्टम बैलेंस होगा? अभी कैसे इकोसिस्टम बैलेंस होगा? इससे तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो इन दिस वे आई हैव टॉट बता दिया है कि जो चैप्टर 2 है ज्योग्राफी में, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपके कंप्लीट हो गए। आई होप यू आर राइटिंग इन योर कॉपी। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग में।